क्लास है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां क्लास है। इसे आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा ताकि आपका मोबाइल पर बार बार आता रहे और आप देखते रहें। देखिए यहाँ हम बता रहे हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ जो है 12 में ऐसे पढ़ने के लिए है, फिर पॉलिटेक्निक चलाइएगा वहाँ भी पढ़िएगा। तो देखिए किरचॉफ लॉ जो है, ओम्स लॉ तो पढ़े मैट्रिक में था, लेकिन किरचॉफ लॉ 12 में। देखिए किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम है। ये लॉ जो है से एक लॉ दिया जिस लॉ का नाम है पॉइंट लॉ या करंट लॉ। V बराबर आई आर क्या है? V बराबर आई आर आपका ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ से जो है से सिंपल सर्किट जो है से वह सॉल्व होता है। इन ऑर्डर टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, यानी सर्किट अगर जटिल है तो उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ प्रोपोज्ड ए लॉ, माने किरचॉफ जो है से एक लॉ को प्रोपोज किया। तो देखिए वह पहला नियम क्या दिया, तो कहा जा सकता है ऐसा कि किरचॉफ लॉ कुछ नहीं है, किरचॉफ लॉ इज नथिंग, इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। किरचॉफ लॉ जो है से कुछ नहीं है बल्कि यह ओम्स लॉ का ही जो है से बड़ा रूप है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब आइए किरचॉफ का जो पहला नियम दिया था वह आपको है पॉइंट लॉ या करंट लॉ इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए मान लिया कि यहाँ देखिए 3 ठो तार हम दिखाए हैं। तो देखिए यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है और इसे ही करंट निकल रहा है। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर मान लिया कि इधर इससे पानी आ रहा है पाइप से, आई पाइप से आई, एगो इधर पाइप है निकलने वाला, निकास वाला है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसके क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। तो देखिए I1 जोड़ I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3। अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो I1 जोड़ I2 और जोड़ हम माइनस I3 लिख दिए ब्रैकेट में बराबर 0। तो देखिए I1 I2 क्या है, इस बिंदु पर आने वाला क्या है, इनकमिंग करंट है, माने आने वाला करंट है। और I3 क्या है, यहाँ पर I3 आपका आउटगोइंग करंट है, माने यहाँ से निकलने वाला करंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट बराबर क्या, आउटगोइंग करंट। यह जो है से आपका पॉइंट लॉ है, करंट लॉ है, जो किरचॉफ का पहला नियम है। या हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। देखिए लिख दिया है सिग्मा इक्वल टू 0, यानी किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय जोड़ क्या होता है, शून्य होता है। और उसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकमिंग करंट को जो है पॉजिटिव लिया जाता है और आउटगोइंग करंट को क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। यह आपका कन्वेंशन है। इनकमिंग करंट इज टेकन एज क्या, पॉजिटिव, एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज निगेटिव। तो देखिए टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट है, यानी तो देखिए इसके आधार पर जो है 2-4 जो नियम निकल रहा है उसको हम लिख दिए हैं। देखिए पहला लिख रहे हैं क्या, कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है। यह आपका जो है नियम होगा, इस आधार पर लिख दिए। और इसके बाद क्या, देखिए I1 जोड़ I2 बराबर I3 है, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। या हम ऐसा कह सकते हैं टोटल इनफ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू टोटल आउटफ्लो ऑफ चार्ज। जितना किसी बिंदु पर कोई तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी बिंदु पर जितना आवेश आ रहा है उतना उससे निकल जा रहा है। तो जितना आवेश आ रहा है उतना अगर निकल जा रहा है, इसका मतलब कि किसी बिंदु पर आवेश का ठहराव नहीं होता है। देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट। देखिए लिख दिए हैं किसी बिंदु पर आवेश का एक्युमुलेशन यानी ठहराव नहीं होता है। अतः तार का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, उदासीन होता है। ऐसा आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन किया है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, पहला धनावेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित होता है, तीसरा उदासीन होता है। तो क्या इसमें आंसर आएगा, उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि कहिएगा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के किसी भी बिंदु पर चार्ज का एक्युमुलेशन यानी ठहराव नहीं होता है। देखिए लिख दिया है कि किसी बिंदु पर आवेश का एक्युमुलेशन नहीं होता है, अतः तार का प्रत्येक बिंदु क्या रहता है, उदासीन रहता है। और फिर एक चीज यहाँ पर आया कि टोटल इनफ्लो ऑफ चार्ज, जितना माने आवेश आ रहा है किसी बिंदु पर उतना जो है से निकल जा रहा है, यानी यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यहाँ क्या हो रहा है, पालन हो रहा है, यानी आवेश का जो है से विनाश नहीं हो रहा है। देखिए यह दूसरा जो नियम दिया किरचॉफ, उसको कहा जाता है वोल्टेज लॉ या लूप लॉ कहा जाता है। तो वह क्या है, तो देखिए
आई आर का लिख दिए हैं, आई आर सिग्मा आई आर बराबर ई लिख दिए हैं। ई का मतलब विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का वोल्टेज है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर देखिए V बराबर आई आर है, तो ये आपका ओम्स लॉ है, और दोनों तरफ अगर सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा भी हो जाएगा। यह आपका किरचॉफ लॉ है। इसीलिए हम कह रहे थे कि किरचॉफ लॉ इज नथिंग बट इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यह ओम्स लॉ का जो है से बड़ा रूप है। तो अगर कोई क्वेश्चन कर दिया जाए कि किरचॉफ लॉ किस नियम का पालन करता है, देखिए क्वेश्चन है, पहला आवेश संरक्षण सिद्धांत, दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, और तीसरा बोथ पट्टिक लगाना है। तो इसका पहला नियम देखिए, पहला नियम आपको आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है, यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है। दूसरा नियम इसका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है, इसलिए किरचॉफ का नियम दोनों सिद्धांत का पालन करता है। अगर ऐसे कहे कि किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, या करंट लॉ या वोल्टेज करंट लॉ या पॉइंट लॉ जो है से किस नियम का पालन करता है, बिंदु नियम या धारा नियम इसको कहते हैं। धारा नियम इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ पर धारा से संबंधित बात चल रहा है। बिंदु नियम इसको क्यों कहा गया है? बिंदु नियम इसलिए कहा गया है कि किसी बिंदु पर जो है से धारा का मिलन हो रहा है, और यहाँ पर वोल्टेज से संबंधित बात है, इसलिए वोल्टेज लॉ कहा गया है, और या लूप लॉ इसको कहा गया है। अब आइए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक था, वह एक ब्रिज बनाया। ब्रिज माने पुल समझते हैं, सेतु, तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यह भी आपका 12 में ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे बहुत सा ब्रिज जो है से डिप्लोमा में चुनाने के बाद जो है या इंजीनियरिंग में जो है बहुत सा ब्रिज पढ़िएगा, मैक्सवेल ब्रिज, तो वीन ब्रिज, तो सार्ज ब्रिज। तो यहाँ पर जो है से 12 में एक तो ब्रिज का के बारे में पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज से आता है डिप्लोमा में क्वेश्चन। तो देखिए यह क्या है कि 4 ठो प्रतिरोध है, R1, R2, R3 एंड R4, जिसको समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा के जैसा जो है से इसको सजा दिया गया है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है। जी का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर एक जो है से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है, यानी विद्युत धारा की छोटी राशि को मापता है। सिर्फ यह मापता है कि किसी चालक में विद्युत धारा की उपस्थिति मात्र को दर्शाता है। जैसे मान लिया कि आप जो है से रेडियो या टीवी जो है से किसी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जब लेकर के जाते हैं तो देखिएगा कि क्या है कि एक ऐसा छोटा सा ऐसा मशीन निकालेगा, 2 ठो ऐसे तार फेंके हुए रहेगा, ऐसे 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 सटा के देखेगा, और इसके बाद जो है से यहाँ पर ताकते रहेगा नीडल पर। अगर ऐसे हिल गया तो इसके बाद जो है से कहता क्या है कि नहीं ये पार्ट जो है से ठीक है, और इसके बाद अगर जो है से ऐसे ऐसे सटा रहा है और इसके बाद ऐसे निडलवा नहीं हिल रहा है तो कहेगा कि नहीं यह पार्ट जो है से डैमेज है, आपको 400 रुपया लगेगा, तब जा करके टीवी बनेगा। तो उसी तरह से देखिए वही आपका जो है से जो कह रहे हैं जिससे वह देख रहा है वह आपका गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर जो है से कोई ऐसा नहीं है कि विद्युत धारा की बड़ी राशि मापता है, विद्युत धारा की छोटी राशि को वह मापने वाला यंत्र है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखिए यह जो है से व्हीटस्टोन ब्रिज जो है क्या है कि यह R1, R2, R3 तथा R4 4 प्रतिरोधों को एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम की आसन्न भुजा के द्वारा जो है वो जैसा जो है से सजा दिया, और इस पॉइंट के बीच एक गैल्वेनोमीटर को रख दिया। गैल्वेनोमीटर को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, माने जोड़ दिया, जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है उसको। तब क्या देखा गया कि यदि R1/R2 यानी R1 में R2 से भाग देने के बाद जो आएगा, और R3/R4 अगर इसमें भी भाग दे, R3 में R4 से भाग देने के बाद जो आएगा, अगर दोनों का मान बराबर हो जाए तो उस स्थिति में इस ब्रिज को कहा गया संतुलित सेतु यानी बैलेंस्ड ब्रिज। अगर यह बराबर नहीं आएगा तो हो जाएगा अनबैलेंस्ड ब्रिज। तो बैलेंस्ड ब्रिज, अगर ब्रिज बैलेंस है तब ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं बहती है। तो यानी कि Ig बराबर 0। Ig का मतलब आप समझिएगा कि गैल्वेनोमीटर करंट यानी गैल्वेनोमीटर में बहने वाली विद्युत धारा। तो अगर ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है कहने का मतलब क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है जो 4 प्रतिरोध को जो सजाया था, तो अगर R1 और R2 का रेशियो
R3 और R4 के रेशियो R1 R2 का पोजीशन देख लीजिए, लोकेशन आप देखिए, R1 यहाँ को मानना है, R2 यहाँ को, R3 यहाँ को और R4 यहाँ को। तो अगर R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के अगर बराबर हो जाए तो उस स्थिति में ब्रिज को कहा जाता है कि यह बैलेंस्ड ब्रिज है, और IG यानी कि गैल्वेनोमीटर करंट बिकम्स जीरो, यानी गैल्वेनोमीटर सोज नो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर कोई भी विक्षेप नहीं दिखाता है। तो इस चीज को समझिए। अब इसके बाद जो है से अब यहाँ पर आइए, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जो है से क्वेश्चन दे रहे हैं, समतुल्य प्रतिरोध फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि यह 2 ओम है या यह 3 ओम है। तो देखिए ये तो आपको श्रेणी क्रम में है, आपको दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम में। तो RS बराबर R1 जोड़ R2, 2 जोड़ 3 बराबर 5 ओम हो गया। देखिए 2 और 3 को दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 ओम और 3 ओम है, इसको जो है से कुंजी में जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़ा हुआ है, समानांतर में। तो 2 को है तो 2 को के लिए बताए थे RP बराबर क्या, गुना बटे जोड़। तो गुना कीजिए, 2 गुने 3 तो 6 बटे जोड़ 2 जोड़ 3 तो 5, तो 6 बटे 5 ओम हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध। एक तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे कनेक्शन है, तो ऐसे कनेक्शन है तो देखिए ये है क्या है, 4 है, ये क्या है 6 है, तो ये आपको पैरेलल कनेक्शन में है, मतलब समानांतर क्रम में है। यह देखिए यह भी समानांतर क्रम में है, 2 और 8 है, तो ये समानांतर क्रम में आपका जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाले, तो जब समानांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध हम क्या बताए थे, RP बराबर प्रोडक्ट बाई सम यानी गुना बाई जोड़। तो 6 गुने 4 बटा 6 जोड़ 4 यानी 10, तो क्या आ जाए 6 जोड़ 24, 2.4 आ गया इसका, और इसका क्या आ गया, तो 2 गुने 8 बटे 2 जोड़ 8 तो 10, तो 1.6 आ गया, 8 दूनी 16 तो 1.6। अब इस सर्किट को जो ऐसे सर्किट आपको दिखाई जो दे रहा है, इस सर्किट को हम सिंपल सर्किट के रूप में ऐसे खींच सकते हैं। इसका समतुल्य प्रतिरोध तो हम निकाल लिए, 2.4 आ गया, और इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 1.6 आ गया। तो ऐसा इस सर्किट को हम ऐसे खींच सकते हैं। देखिए इसको, इस सर्किट को ऐसे सिंपल में खींच दिए, यहाँ 2.4 और यहाँ पर क्या आ गया 1.6। तो अभी दोनों आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 है, तो 2.4 जोड़ 1.6 जोड़िए तो क्या जाएगा, 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी 4 ओम जो है इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब आप समझिएगा टोटल प्रतिरोध, कि टोटल प्रतिरोध उस सर्किट का क्या होगा। प्रतिरोध से संबंधित और प्रश्न देखिए, दिख रहे हैं, देखिए यह जो है इससे बड़ी फेमस क्वेश्चन है। देखिए यह प्रतिरोध है R भी R है, और देखिए एक तार ऐसे जुटा हुआ है, एक ऐसे जुटा हुआ है, तो कहेगा कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ढेर कोई जो है इसको समझ जाएगा कि R है, इस श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है से कह देगा 3R, गलत होगा। देखिए तो हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर यह जो है श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए इसको समझते हैं। देखिए तो यह एक जो तार जुड़ा हुआ है, क्या इसमें प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। यह जो तार ऊपर से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई प्रतिरोध दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं, इसमें भी प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें भी प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तार का आखिर पर्पस क्या है इस सर्किट में, इस तार को जो है इस सर्किट में क्यों जोड़ा गया है। तो मान लिया कि इस तार को जो है कोई काट के, इस तार को, ऊपर वाला तार के बारे में देखिए, इस तार को हम काट के निकाल दिए, यहाँ ऐसे कैंची से काट लिए, यहाँ कैंची से काट लिए। इसके बाद क्या किए कि इस तार का जो उद्देश्य है उसको जो है पूरा कर दे रहे हैं। इस तार का मेन यही ना उद्देश्य होगा कि इस पॉइंट का कनेक्शन इस पॉइंट से करा देना है, यही ना उद्देश्य है। तो इस तार को अगर हम काट दिए, काट के जो है लेकर के चले गए, तब तो इसका जो है पर्पस जो है खत्म हो गया होगा, उद्देश्य खत्म हो गया। तब इसको क्या करते हैं कि यहाँ ऐसे पकड़ते हैं, और एक काट के जो है निकाल के फेंक दिए। अब इसको जो है यहाँ पकड़ के यहाँ ऊपर में है जो है ऐसे बेंड करते हैं, इसको झुकाते हैं ऊपर, तो यहाँ से तो ये झुक जाएगा। इसको ले करके यहाँ पर ले जा करके यहाँ पर वेल्डिंग कर देते हैं ये पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का कनेक्शन जो है ये मान लिया C पॉइंट है, तो C पॉइंट का कनेक्शन ये से हो जाएगा कि नहीं। तो ये पॉइंट पर वेल्डिंग कर देंगे तो कनेक्शन ये से हो जाएगा। इस तार को हम काट करके लेके भाग भी गए, तो इसका मतलब है कि इस तार को लेकर के काट करके लेकर जाने के बाद भी जो है से कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, इसको काट करके मान लिया कि निकाल लिया, और इसके बाद यहाँ ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मारने लगे,
तो ऐसे जब मारने लगेंगे तो ये झुक जाएगा, यहाँ पर झुकेगा। इसका इस पॉइंट का कनेक्शन किससे करना है, इस पॉइंट का कनेक्शन इससे करना है। तो इसको जो है से ऐसे ले जा करके यहाँ पर वेल्डिंग कर दिए। तो वेल्डिंग कर दिए तो देखिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ई पॉइंट ए है, ई पॉइंट बी है, तो ए या बी है। तो देखिए इस तार को ऊपर में है ऐसे ले जा करके यहाँ पर सटा दिए, तो देखिए ऐसे आ गया। इस तार को ऐसे नीचे मार के यहाँ पर ऐसे कर दिए, तो देखिए ये ऐसे आ गया। तो देखिए अब आपको यह दिखाई देने लगा कि यह जो है समानांतर क्रम है। समानांतर क्रम ही वास्तव में जो है से ऐसे जो दिखाई दे रहा था, इसका रूप कुछ दूसरा ही दिखाई दे रहा था। लग रहा था कि श्रेणी क्रम है, सीरीज कनेक्शन है, बट यह सीरीज कनेक्शन नहीं था, यह आपका पैरेलल कनेक्शन था। जो देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया। इसको क्या किए कि ऊपर इसको काट के निकाल के ऊपर में कर दिए, और ऊपर करके इस सी पॉइंट का कनेक्शन जो है सी से कर दिए। चूंकि इस तार में कोई प्रतिरोध नहीं था, तो इस तार का मकसद सिर्फ यही था कि ये पॉइंट का कनेक्शन सी से कर देना। इस तार में भी कोई प्रतिरोध नहीं था, ये जो नीचे में तार है इसमें भी जो है कोई प्रतिरोध नहीं था। तो इसका उद्देश्य यही था कि इस पॉइंट का कनेक्शन इससे कर देना। तो यहाँ पर ऐसे मार दिए नीचे, झुका के इससे सटा दिए। तो देखिए यह जो है से आपका क्या आ गया, यह समानांतर क्रम आ गया। तो अब ऐसे निकालिए 1/RP बराबर 1/R जोड़ 1/R जोड़ 1/R, तो 3/R। तो उलटने पर इन्वर्टिंग बोथ साइड, तो 1/R है तो उलटिए तो RP/1 आ जाएगा। तो RP बराबर क्या आ जाएगा, R/N। नहीं तो ऐसे भी बताए थे कि RP बराबर छोटा R/N, तो R/3 इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यह आंसर आ गया, बहुत फेमस है। देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ 8 ओम है, 8 ओम 4 4 4। देखिए ई पॉइंट जो है, तो इस पॉइंट को क्या है कि अपना हथेली से जो है से ऐसे मार रहे हैं। तो ऐसे मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे खिंचा जाएगा। तो जब ऐसे ही खिंचा जाएगा तो ये 4 ओम का जो प्रतिरोध है ये सीधे ऐसे आ जाएगा। जब इसको ऐसे हथेली से जब हम मारेंगे, तो हथेली से मारने के बाद जो है से मान लिया कि इसको हाथ से ऐसे मारिए। देखिए ये हाथ है, तो इसे जब मारेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे जो है से खिंचा जाएगा। तो ये 4 4 सीधे में आ जाएगा, तो ये तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो 4 4 8 है, और इसके बाद ये सब अभी जो कहते हैं छोड़ दिया है। तो देखिए हम दिखा दिया 8 ई वाला 8 है, 4 ई वाला 4 है, आई 8 ई वाला 8 है। यह जो है से ऐसे जो मार दिए थे ऐसे खिंचा गया था, तो 4 4 8। तो देखिए ऐसे हो गया। अब ये 8 है, ये 8 है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों कौन किस क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिए। तो अगर सेम रहेगा तो सेम के लिए क्या बताए थे कि RP बराबर R/N ऐसे बताए थे। तो R का मतलब 8, अब IN के मतलब की संख्या कै गो है, तो 1 2। या ऐसे भी बना सकते हैं कि 8 × 8 बटा 8 जोड़ 8। या ऐसे भी इसको कीजिएगा तो 4 आंसर आएगा। 8 × 8 बटा 8 जोड़ 8। तो ऐसे भी कीजिएगा तो 4 ही आएगा। तो 4 आ गया। तो अब इसको इस सर्किट को ऐसे खींच दिए। अब इसका कैलकुलेशन जब हम 4 कर लिए तो ये 4 हो गया, आएगा ये 4, आई वाला 8 है। तो देखिए ये 4 का मतलब इसका ये दोनों का कैलकुलेशन है, ये वाला 4। ये जो 4 है ये 4 है, ये 8 है। तो देखिए ये 8 है। अब ये जो पॉइंट यहाँ निकला, यहाँ पर फिर जो है ऐसे कर दिए। तो यहाँ पर जब ऐसे मारेंगे तो ऐसे खींचा जाएगा ये। तो 4 4 क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा ये। तो 8 हो गया, ये 8 है। तो अब ये क्या आ गया, अब ये दोनों जो है समानांतर क्रम में आ गया। तो समानांतर क्रम में RP बराबर क्या होता है, R/N। या कह सकते हैं 8 × 8 बटा 8 जोड़ 8। तो ये 8/2 माने 8 हो गया, और 2 हो गया प्रतिरोध। तो 4 ओम, तो इसका 4 ओम आंसर आ गया। तो देखिए इस तरह का था, बहुत उलझा हुआ था। तो यह 5 था। अब छठा देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह का है। तो इस तरह का है, तो ये आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको ऐसे हथेली से मारिए। तो हथेली से मारिएगा तो ये ऐसे खींचा जाएगा। तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 है, ये 8 है। तो ये 8 8 कौन सी में है, समानांतर क्रम में है। तो 8 × 8 बटा 8 जोड़ 8 कीजिए, चाहे 8/2 कीजिए, तो 4 आपका आ गया। अब आइए 7 नंबर आइए। तो देखिए 4 है, ये 4 है, और इसके बाद जो है से यहाँ पर जो है से करंट हम दे रहे हैं, यहाँ पर करंट का इनको निकालना है। तो जब करंट इस मोड़ पर आएगा और इसको निकालना यहाँ है, तो अगर इस रास्ता से अगर करंट जाता है तो 2 आदमी मारने के लिए लगा हुआ है। एगो ये है 4 है, एगो ये 4 है। तो ये दोनों तो मरबे करेगा।
और इसके बाद अगर इस रास्ता से निकलता है तो लाइन क्लियर है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए करंट भी आदमी की तरह ही सोचता है, वह इस रास्ता से जो है से सीधे निकल जाएगा, इस रास्ता से सीधे निकल जाएगा। इस रास्ता से करंट क्या होगा, इस रास्ता से करंट नहीं निकलेगा। यह जो है से आपका शो के लिए है, इसी रास्ता से करंट डायरेक्ट जो है से इसी रास्ता से करंट निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो क्या कोई प्रतिरोध हुआ, यानी धारा को बहने में कोई रुकावट आया नहीं, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध इसका क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए कि बेकार है। अब आइए, इस 7 था तो 7 के बाद जो है से 8 आ जाइए। 7 है तो 7 के बाद ही देखिए, यहाँ पर देखिए एक तार है, एक तार 36 ओम का है और इसे वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। ये बिंदु पर आवेश दिया जाता है और बी बिंदु पर निकलता है। चाप AB जो है से केंद्र पर 60, इस तरह से करंट दिया जाता है। माने एक तार था जो 36 ओम का था और उसको एक सर्किल के रूप में, वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। ये बिंदु पर आवेश को दिया जाता है और बी बिंदु पर आवेश निकलता है। देखिए ये और बी, और ये और बी इस तरह का चाप है कि जिसको अगर हम मिलाने की कल्पना करते हैं तो वह केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो है से ये तार था, ऐसे था, तो इसी तार को जो है से ऐसे सर्किल के रूप में मोड़ दिया है। तो ये तो तार आपका 36 ओम का था, तो 36 ओम का था तो सर्किल के रूप में मोड़ दिया, तो ये तो 36 ओम का है। अब जो है से ए पर करंट दे रहे हैं, ए के पास से करंट हम दे रहे हैं, अब बी के पास से करंट निकल रहा है। तो देखिए 360 डिग्री, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 360 डिग्री जी को भाले तो 36 ओम, यानी 36 ओम के तार को 360 डिग्री के कोण के रूप में मोड़ दिया गया। तो इसलिए 60 डिग्री जी को भाले तो क्या आ जाएगा, 6 ओम। तो इसका मतलब कि ये भी जो छोटा पार्ट हुआ, स्मॉलर जो पोर्शन हुआ, यह हो गया 6 ओम का, जो ऐसे बना दिया 6 ओम। इधर जो हुआ ये वाला, तो पूरे जब 36 का था, ये स्मॉलर पार्ट 6 ओम का हो गया, इसका मतलब कि इधर 30 ओम का है। तो इधर देखिए 30 ओम का है। ये पॉइंट है, ये वो ए पॉइंट समझिएगा, ये वो क्या समझिएगा कि बी पॉइंट है आपका। इसके बाद जो है से ए के पास आप करंट दे रहे हैं, बी के पास जो है से करंट आपका निकल रहा है। तो देखिए 30 और 6 हो गया। तो 30 और 6 किस क्रम में है, आपको समानांतर क्रम में है। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध देखिए बता रहे हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो गुना बाई जोड़, तो आरपी बराबर क्या है, 30 गुने 6 बटा 30 जोड़ 6 यानी 36। तो ये क्या आ गया, 5 ओम। यह समतुल्य प्रतिरोध इस तार का क्या आ गया, 5 ओम आपको आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ है, किसी तार का प्रतिरोध R है, इसे 5 भागों में काट दिया गया और प्रत्येक टुकड़ा को एक साथ मोड़कर एक साथ ट्विस्ट कर दिया गया और एक साथ ट्विस्ट करके मोटा तार बना दिया गया। तो उस मोटे तार का प्रतिरोध जो है से क्या होगा, इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ तक R था, तो अब इसको 5 भाग में काट दिया गया। तो देखिए 1 भाग 2 3 4 5, तो प्रत्येक जो है समान टुकड़ा में काट दिया गया। तो समान टुकड़ा में काट दिया गया, 5 बराबर भाग में काटा गया है। तो R/5 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 प्रत्येक का प्रतिरोध जाएगा। अब पांचों के एक साथ जो है से रख करके ऐसे मोड़ दिया गया। तो देखिए मोटा तार हो गया। तो अब देखिए इस किस क्रम में आपका आ गया, तो ये आपका समानांतर क्रम में आ गया। तो समानांतर क्रम में आरपी बराबर क्या बताए थे, R/n, छोटा R/n बताए थे। तो R का मतलब क्या आ गया, छोटा r का मतलब R/5। तो R/5 बटा n, तो n का मतलब कि 5 गो n है, 5 लाइन है। तो R/5/5 यानी R बटे क्या आ गया, 25 आ गया। तो इस तरह से समतुल्य प्रतिरोध